हेलो एंड वेलकम टू शानवी स्टडी सर्कल। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, इसको समझ लेते हैं। सो द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक, दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे। तो भाई कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी आपको लिखने आने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर एट प्रेजेंट 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रूरल और नॉन एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, दूसरा है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर जो है इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही मेन सोर्स है फूडर का। ठीक है, और इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, ठीक है, इसका प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो 17% लगभग कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर का है। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो भी सरप्लस फूड ग्रेन्स वगैरह का प्रोडक्शन होता है उन्हें दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, और इवन हमारी कंट्री में भी बाहर से कई क्रॉप्स इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात की जाती है। ठीक है, प्रिमिटिव वर्ड का मतलब ही होता है जो पुराना है, ट्रेडिशनल है। ठीक है, और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है सर्वाइवल। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो है ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड जो होते हैं, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े, उन पर खेती की जाती है। प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपको बताया जा रहा है हो है, डाउ है, डिगिंग स्टिक्स हैं। इसके अलावा फैमिली या कम्युनिटी लेबर को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाता है। फार्मिंग जो है मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करती है, और एनवायरमेंटल जो एनवायरनमेंट है उसकी सूटेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगला है आपका स्लैश एंड बर्न, जो कि टाइप ऑफ प्रिमिटिव ही, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसको बस अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अलग से पूछा जाता है। तो इन दिस फार्मिंग फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाय कटिंग एंड बर्निंग एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई एक फॉरेस्ट एरिया जो है, पार्ट ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो है, उसे जला करके ज़मीन को खाली कर लिया जाता है और फिर उस पर कल्टिवेशन किया जाता है। जब सॉइल की फर्टिलिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज़ करने लगती है तो फार्मर जो हैं नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड पे शिफ्ट कर जाते हैं, इसीलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। और ये जो शिफ्टिंग है इट एक्चुअली अलाउज़ जो एक नेचुरली रिप्लेनिशमेंट होता है, सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली वापस से रीगेन होने के लिए उसको टाइम मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बात हम कहेंगे कि भाई इसको अलग अलग नामों से अलग अलग पार्ट में इंडिया के और इवन डिफरेंट कंट्रीज़ में बुलाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इंडिया में झूमिंग के नाम से बुलाया जाता है। मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, रोका ब्राज़ील में, लदांग इंडोनेशिया में, रे वियतनाम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा दहिया मध्य प्रदेश में, पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, और खील जो है हिमालयन बेल्ट्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द इमेज ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इवन इमेजेस आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आती हैं इस चैप्टर से, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये इमेज दिखा करके आपसे टाइप ऑफ फार्मिंग और उसके फीचर्स लिखने को कहे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। तो इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसको प्रैक्टिस किया जाता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, ये हम कह रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं कह रहे कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि सेम एक यूनिट एरिया में ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे इसका मतलब है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है जो भी एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर जो प्रेशर है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन वॉट एवर एग्रीकल्चरल लैंड इज़ अवेलेबल। ओके, इसके पीछे रीज़न भी है कि जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है, टुकड़ों में बटे हुए हैं, छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड हैं। बिकॉज जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने की वजह से ज़मीनों का जो बंटवारा है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर ये लेबर इंटेंसिव है, यानी कि फार्मर्स यहाँ पे जो है बहुत सारा लेबर यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर द कल्टिवेशन। फार्मिंग
प्रोड्यूसेस मोर फूड पर एकड़। यहाँ पे जो भी ज़मीन अवेलेबल होती है फार्मर्स के पास, दे ट्राई टू टेक आउट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दैट। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इरिगेशन, आर्टिफिशियल इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है हायर प्रोडक्शन ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की। तो कमर्शियल फार्मिंग में जाहिर सी बात है, अगर डेफिनेशन हमें बतानी तो कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक ऑन अ लार्ज स्केल फॉर सेल। यानी बड़े स्तर पे खेती की जाती है और मेनली जो पर्पज़ है क्रॉप्स ग्रो करने का वो ये है कि उन्हें आगे सेल करना है, ठीक है। दूसरा, ये जो फार्मिंग है इट इज़ मेनली मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। मतलब मेन मोटिव जो होता है फार्मिंग के पीछे वो प्रॉफिट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। एंड टू मीट द डिमांड्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। यानी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के लिए किया जा रहा है, ठीक है। कमर्शियल फार्म्स जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं साइज़ में और बड़ी मात्रा में कह सकते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, लाइफ स्टॉक का, ठीक है। इसके अलावा कमर्शियल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, ये भी एक फ़ीचर है। मॉडर्न फार्मिंग या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, मॉडर्न मशीनरी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स काफ़ी बड़ी मात्रा में हाई अमाउंट में यूज़ किए जाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग जो है इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑल राउंड द ईयर, पूरे साल भर लगभग ये खेती चलती है, ठीक है। अब बात करेंगे प्लांटेशन की, जो कि एक टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग ही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज स्केल, इसके बारे में अगर मैं कहना है तो प्लांटेशंस इन्वॉल्व क्लीनिंग लार्ज एरियाज ऑफ लैंड और एंड प्लांटिंग क्रॉप्स इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। तो ये भी एक लार्ज स्केल फार्मिंग है जैसे कि कमर्शियल फार्मिंग होती है। दूसरी बात, सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है इसमें, ठीक है। बड़े स्केल पे, बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है। दूसरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट फीचर बताया जा सकता है कि जो प्लांटेशन फार्म्स होते हैं इनका जो मैनेजमेंट होता है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। कैश क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं मेजरली देखा जाए तो प्लांटेशंस में, ठीक है। लेबर और कैपिटल इंटेंसिव दोनों ही होता है ये, ठीक है। इसके अलावा मतलब दोनों ही, कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा और लेबर भी ज़्यादा लगेगा। इट हैज़ एन इंटरफेस ऑफ इंडस्ट्री, या फिर कह सकते हैं इंटरफेस विद इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि भाई जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ये कनेक्ट करता है इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चर को, ठीक है। एग्ज़ाम्पल्स की अगर बात की जाए तो टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना वगैरह बताया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एनसीईआरटी से इमेजेस कैरी की गई हैं, जैसे बनाना प्लांटेशंस आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिखाए जा रहे हैं या फिर नीचे बैम्बू प्लांटेशंस दिखाए जा रहे हैं। तो ये इमेजेस आइडेंटिफिकेशन और फिर टाइप ऑफ फार्मिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके फीचर्स लिखने के लिए कहा जाता है, वैसे हमें ध्यान रखना है। डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई प्रिमिटिव जो है इट इज़ डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, जबकि इंटेंसिव फार्मिंग में जो कंपैरेटिवली जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिमिटिव। यहाँ पे हम प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, जबकि यहाँ आर्टिफिशियल इरिगेशन जो है यूज़ होता है। सो यहाँ पे नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। फैमिली लेबर यहाँ पे इंगेज्ड होता है कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चर में, जबकि यहाँ पे लेबर्स को हायर किया जाता है। लैंड प्रोडक्टिविटी जो होती है वहाँ पे इस केस में कम होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता है, जबकि यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है एक्चुअली में। दूसरा, हम एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमसे पूछे जाते हैं बिटवीन इंटेंसिव एंड कमर्शियल, इसको देख लेते हैं। तो इंटेंसिव की बात करें, अभी हमने बात की कि भाई हाई प्रेशर एरिया जहाँ पे होगा, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज़ में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, जबकि कमर्शियल फार्मिंग जो है जनरली इट इज़ प्रैक्टिस इन द एरियाज़ विद लेस प्रेशर ऑन लैंड, ठीक है। दूसरा, इंटेंसिव में स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि कमर्शियल में लार्ज लैंड होल्डिंग्स इन्वॉल्व होते हैं। ये लेबर इंटेंसिव है और ये कैपिटल इंटेंसिव है। इसके अलावा यहाँ पे फैमिली कंजम्पशन के लिए मेनली प्रोडक्शन किया जाता है, जबकि कमर्शियल में मेनली मार्केट के लिए प्रोडक्शन किया जाता है। इंटेंसिव में मल्टीपल क्रॉपिंग इन्वॉल्व होती है, मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जबकि कमर्शियल में एक सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है।
तो फिज़िकल डाइवर्सिटी या प्लूरैलिटी है कल्चर की इंडिया में, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस या डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया, जो डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की, जिसकी वजह से वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होती है हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी और क्रॉपिंग पैटर्न में भी, ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे तरह तरह के फूड क्रॉप्स या फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस वगैरह ग्रो किए जाते हैं हमारी कंट्री में। और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं वो हमारे यहाँ ग्रो किए जाते हैं। जनरली अगर देखा जाए 3 क्रॉपिंग सीजन्स बताए जाते हैं, राबी, खारिफ और जायद। इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाएगी राबी क्रॉपिंग सीज़न की। इसके फीचर्स भी लिखने के लिए कहे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से भी हमें तैयार करना है। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 बातें होती हैं। एक इसका जो सोइंग टाइम है जो कि अक्टूबर से दिसंबर होता है, और हार्वेस्टिंग टाइम जो है आपका अप्रैल से जून होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स की बात की जाए तो वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड वगैरह हम बता सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, ये यहाँ पे इन क्रॉप्स की सोइंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो प्रेसिपिटेशन बारिश होती है विंटर मंथ्स में, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है इनकी सोइंग के लिए। इसके अलावा राबी क्रॉप्स जो हैं दे आर ग्रोन विद इरिगेशन और रेन वाटर जो परकुलेट कर चुका होता है अंडरग्राउंड, उसकी हेल्प से इसको ग्रो किया जाता है। अनसीजनल शावर जो होते हैं नवंबर दिसंबर में, वो क्रॉप को डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्रॉप्स हैं बड़ी काफ़ी एक मेजर पार्ट कवर करते हैं इंडिया का, ठीक है। स्पेशली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वगैरह, यहाँ पे राबी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। अब बात करेंगे खारिफ क्रॉपिंग सीज़न की। तो खारिफ क्रॉप जो हैं दे आर ग्रोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून के आने का जो समय होता है उस समय इनकी सोइंग की जाती है, और हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाती है। इम्पॉर्टेंट खारिफ क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो पैडी है, मेज़ है, ज्वार बाजरा है, कॉटन है, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स की अगर बात की जाए तो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, और यूपी, बिहार भी इसमें आ जाते हैं। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं पैडी के एक साल के अंदर, जिनका नाम है औस, अमान और बोरो। यानी पैडी की 3 फसलें एक साल में ग्रो की जाती हैं, जिनका नाम है औस, अमान और बोरो। क्लियर है। अब आ जाएं जायद क्रॉपिंग सीज़न में। तो जायद जो है ये एक शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न होता है, बिटवीन खारिफ एंड राबी सीज़न के बीच में एक शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न होता है, ठीक है। और ये जो है जायद क्रॉप जो होते हैं ये इरिगेटेड लैंड्स के ऊपर ग्रो किए जाते हैं। सो फार्मर्स डू नॉट हैव टू वेट फॉर द मानसून। एग्ज़ाम्पल की अगर बात की जाए तो कोकम्बर है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ठीक है, बिटर गर्ड है, ब्रिंजल है, इस तरह से कई एग्जांपल्स, पम्पकिन वगैरह है, ये सब दिए जा सकते हैं। जायद क्रॉप्स नीड वार्म ड्राई वेदर टू ग्रो एंड लॉन्गर डेज फॉर फ्लावरिंग, ये भी एक फ़ीचर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ मेजर क्रॉप्स की। तो जैसा कि हम लोग ने कहा कि वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में ग्रो किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन इन सॉइल, चूँकि भारत में अलग अलग प्रकार का सॉइल, क्लाइमेट, कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं जो इसमें हेल्प करती हैं। मेजर जो क्रॉप्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं वो है राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन वगैरह, और इन सभी के बारे में लगभग हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे राइस कल्टीवेशन की। तो ये इमेज हमारी एनसीईआरटी से कैरी की गई है, ध्यान रखना है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बोला जा सकता है, इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है। राइस की अगर बात की जाए तो एक स्टेपल फूड क्रॉप है, यानी मेन फूड क्रॉप है मेजॉरिटी ऑफ पीपल का इंडिया में। हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर वर्ल्ड में चाइना के बाद। इसके अलावा राइस एक खारिफ क्रॉप है, ये भी फीचर अलग से लिखा जा सकता है। हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है। ये ग्रोइंग कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा लेस रेनफॉल वाले एरियाज़ में इरिगेशन की हेल्प से इसको ग्रो किया जा सकता है। मेजरली जो है राइस ग्रो किया जाता है इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज़ में और डेल्टाइक रीजन्स में, ठीक। मेजर जो वीट सोइंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो आपको बताए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैप भी हमारे लिए ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे मेजर और माइनर जो ग्रोइंग एरिया है राइस का
वो आपको शेड करने के लिए बोला जा सकता है। मोस्टली मेजर एरिया ही शेड करना होता है हमें, तो हम मेजर एरिया यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वीट में। तो वीट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है और मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंट्री के। इम्पॉर्टेंट है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि भाई नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कौन सा मेन फूड क्रॉप है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये एक राबी क्रॉप है। कूल ग्रोइंग सीजन और ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। एनुअल रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होती है। ठीक, इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स की अगर बात करें कंट्री के अंदर, तो दो बताए जाते हैं। पहला गंगा सतलज प्लेन्स नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, और जो ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन का, ये दो मेन वीट ग्रोइंग जोन्स हैं इंडिया में। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये बताया जा सकता है। यहाँ पे हम इमेज देख पा रहे हैं वीट कल्टीवेशन की। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोली जा सकती है। इसके अलावा मेजर और माइनर एरिया शेड करना हमें आना चाहिए, माइनर नहीं मेजर, मोस्टली मेजर हमें शेड करना आना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। और बात की जाए अगला जो हमारा क्रॉप है वो है मिलेट्स। तो जो हम नाम सुनते हैं ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो भारत में ग्रो किए जाते हैं। अच्छा, ये जो मिलेट्स होते हैं इन्हें कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है। हिंदी में कोर्स ग्रेन्स का मतलब है मोटा अनाज। ठीक है, इम्पॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो इनमें इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। ठीक है, इनको एंशिएंट ग्रेन्स माना जाता है, जो कि दोनों ही तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए या बर्ड फीड के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई सारे एडवांटेजेस हैं दूसरे क्रॉप्स के साथ, इसीलिए जैसे कि बताया जा रहा है ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये कुछ और एडवांटेजेस हैं जो इनके बारे में हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग ज्वार, बाजरा, रागी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्वार की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं इमेज में ज्वार आपको दिखाया गया है। ठीक है, ज्वार तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला तीसरे नंबर पे और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला फूड क्रॉप ज्वार है। ठीक है, ये एक रेन फेड क्रॉप है, बारिश पे डिपेंडेंट होता है और ज़्यादातर जो मॉइस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत बहुत कम होती है, ऐसे एरियाज़ में से ग्रो किया जाता है। इसके अलावा जो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, तो कोई 2-3 नाम आपको याद कर लेने, सारे नहीं याद करने हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा ज्वार में फ़ाइबर की मात्रा अच्छी होती है, वेट लॉस में हेल्प करता है या ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका यूज़ पॉरेज, पैनकेक या फिर बेक्ड गुड्स होते हैं, उनको बनाने में इस्तेमाल इसको किया जाता है। अगला है बाजरा। ठीक है, तो ये हम इमेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाजरा का इमेज दिखाया जा रहा है आपको। तो बाजरा जो है कह रहा है कि भाई सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग से भी पूछ लिया जाता है कई बार कि व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर बाजरा। इसको पर्ल मिलेट कहा जाता है। ठीक है, और इट इज़ अडेप्टेड फॉर ग्रोइंग इन द एरियाज़ विच आर कैरेक्टराइज बाय ड्रॉट, यानी जहाँ पे मॉइस्चर की कमी है, पानी कम है, ऐसे एरियाज़ में ग्रो किया जा सकता है। सॉइल फर्टिलिटी कम है, वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं। लो मॉइस्चर, हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में इनको ग्रो किया जा सकता है। इसीलिए जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो आपके राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा वगैरह में इसको ग्रो किया जाता है। पर्ल मिलेट को मोस्टली हम लोग भखरी, जो फ्लैट ब्रेड होता है जिसे आप कहते हैं भाई बाजरे की रोटी, तो वो बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में की एक काफ़ी फेमस डिश है जिसे कहा जाता है बाजरे की खट्टी रबड़ी। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल डिश है जो वहाँ पे जो बाजरे का आटा होता है और जो दही होता है उससे मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे रागी की। तो रागी की इमेज भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रागी जो होता है कह रहा है इट इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम या बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज वगैरह इसमें होता है। इसके अलावा ये क्रॉप ड्राई रीजन्स में ग्रो किया जाता है और कई तरह डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स के में ये ग्रो किया जा सकता है, जैसे रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, इस तरह से दो तीन नाम याद कर लेना है। इसको फिंगर मिलेट कहा जाता है। फिंगर मिलेट को ही हम रागी के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही हेल्दी सीरियल क्रॉप है। ठीक है, इसको इवन कई लोग सुपर फूड मानते हैं। ठीक है,
रागी में प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है, इसके अलावा मिनरल्स की मात्रा अच्छी होती है और ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, बात करेंगे मेज़ की। मेज़ यानी कि हम लोग जानते हैं भुट्टा जिसे आप कहते हैं, तो मेज़ होता है। मेज़ जो है एक ऐसा क्रॉप है जिसको फूड और फूडर दोनों के रूप में ग्रो किया जाता है। इसके अलावा ये खारीफ क्रॉप है। टेम्परेचर रेंज 21 से 27 चाहिए होती है और ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। ठीक, कुछ स्टेट्स में जैसे बिहार में ये राबी सीज़न में भी ग्रो किया जाता है। ठीक है, यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन वगैरह। ठीक है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात करें तो कर्नाटका, MP, UP, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह यहाँ पे बताया जा सकता है। अब बात करेंगे हम लोग पल्सेस की। तो ये आप डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस यहाँ पे आपको दिखाई जा रही हैं। ठीक है, पल्सेस की अगर बात की जाए तो भाई इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सबसे ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर भी है पूरे वर्ल्ड में पल्सेस का। ठीक है, इसके अलावा एक मेजर सोर्स है प्रोटीन का वेजिटेरियन डाइट में। मेजर जो पल्सेस ग्रो की जाती हैं इंडिया के अंदर वो आपकी तूर, उड़द, मूंग, मसूर वगैरह इस तरह से। ठीक है, पल्सेस को मॉइस्चर कम चाहिए होता है इसलिए ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप होने की वजह से, ठीक है, इनको जो है ये सॉइल की फर्टिलिटी को रीस्टोर करने में हेल्प करते हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। देयरफॉर इसीलिए इनको जो है दूसरे क्रॉप्स के साथ रोटेशन में ग्रो किया जाता है, यानी जिसे आप क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, दूसरे क्रॉप्स के साथ ग्रो किया जाता है इसको रोटेशन में। इसके अलावा मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात की जाए तो MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, UP वगैरह यहाँ पे नाम बताए जा सकते हैं। अब बात करेंगे शुगर केन कल्टीवेशन की। तो इमेज हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं शुगर केन क्रॉप की। शुगर केन की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसके अलावा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। टेम्परेचर 21 से 27 और एनुअल रेनफॉल आपका जो है 75 से 100 चाहिए होता है। वैरायटी ऑफ सॉइल, कई प्रकार के सॉइल में इसको ग्रो किया जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक। ठीक है, ये भी एक अलग से इम्पॉर्टेंट फीचर है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया ब्राज़ील के बाद शुगर केन का। ठीक है, मेन इसके अलावा शुगर केन जो है वो मेन सोर्स है शुगर का, गुड़ का, खंदसारी का और मोलासेस का। खंदसारी जो होता है ये आपका ब्राउन शुगर होता है और मोलासेस जो होता है वो जो राब कही जाती है उसे हम मोलासेस कहते हैं। ठीक है, मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आप UP, महाराष्ट्र, कर्नाटका वगैरह का नाम बता सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग ऑयल सीड्स की। तो ये डिफरेंट ऑयल सीड्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, जैसे पीनट है, सोयाबीन है, रेप सीड है, वॉलनट है, सीसम है, कॉटन सीड है। ठीक है, इस तरह से कई सारे यहाँ पे ऑयल सीड्स आपको दिखाए जा रहे हैं। ऑयल सीड्स का मतलब ही है द सीड्स ऑफ द प्लांट्स विच आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, जिनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें ऑयल सीड्स कहा जाता है। तो कई प्रकार के ऑयल सीड्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि पीनट है, रेप सीड है, सीसम है। ठीक है, अच्छा, इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो ईडिबल होते हैं और इनको कुकिंग मीडियम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और कई जो हैं वो एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक या ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अगर स्पेसिफिकली ग्राउंडनट की, तो ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है और मतलब जितनी भी ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन भारत में होता है उसमें से 50% प्रोडक्शन ग्राउंडनट का होता है। गुजरात सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। लिनसीड और मस्टर्ड ये दोनों राबी क्रॉप्स हैं। ठीक, सीसम जो है ये खरीफ क्रॉप है, नॉर्थ में कहा जाता है, और राबी कहा जाता है साउथ इंडिया में। ठीक है, राबी के तौर पे ग्रो किया जाता है साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड एक ऐसा ऑयल सीड है जो दोनों ही क्रॉप में आ जाता है, राबी और खरीफ में। तो आपसे एक तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई 2 खरीफ और 2 राबी ऑयल सीड्स के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं यहाँ से। या फिर ऐसे 2 ऑयल सीड्स का नाम पूछ लिया गया कि भाई जो राबी और खरीफ दोनों ही क्रॉपिंग सीजन्स में ग्रो किए जाते हैं, तो यहाँ पे आप सीसम और कैस्टर सीड का नाम ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट जो ऑयल सीड्स हैं उनका कल्टीवेशन होता है, जैसे ग्राउंडनट, सनफ्लावर जो हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं, वो क्रॉप आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बात करेंगे टी की, तो
टी कल्टीवेशन जो है ये एग्जांपल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक्चुअली में, और ये एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप भी है जो कि इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, आज जो ज़्यादातर जो प्लांटेशंस हैं इंडिया के अंदर वो इंडियंस ही ओन करते हैं। ठीक है, टी प्लांट के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होती है। इसके अलावा फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है विच इज़ रिच इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जिसमें अच्छी हो। टी बुशेज़ कह रहे रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल भर लगभग इस वार्म मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होती है। फ्रॉस्ट का मतलब होता है, आप जानते हैं कि भाई जो वाटर वेपर होता है एयर में, टेम्परेचर जब लो हो जाता है तो वो डिफरेंट जो सरफेसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके सरफेस पे कंडेंस कर जाता है आइस के फॉर्म में, उसी को फ्रॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो फ्रॉस्ट है वो टी लीव्स के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर टू एंश्योर कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट शावर्स यहाँ पे जो कि लगभग एक बारिश, हल्की हल्की बारिश जो है पूरे साल भर इनके लिए थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है। ठीक है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, अच्छी मात्रा में यहाँ पे लेबर चाहिए होता है और जो कि चीप और साथ में स्किल्ड भी हो। ठीक है, टी की जो प्रोसेसिंग है वो टी गार्डन में ही की जाती है ताकि उसकी फ्रेशनेस जो है वो बनी रहे। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर बात की जाए तो असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की। इसके अलावा तमिलनाडु और केरला यहाँ पे स्टेट्स बताए जा सकते हैं। ठीक है, तो हेयर वी कैन सी द इमेज ऑफ टी कल्टीवेशन, किस तरह से टी प्लांटेशंस होते हैं, और यहाँ पे एक जो टी लीव्स की हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाती है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बात करेंगे कॉफ़ी की, तो इंडियन जो कॉफ़ी है इट इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स फाइनेस्ट, अपनी फ़ाइन क्वालिटी की वजह से इसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। दो क्वालिटीज़ जो हैं इंडिया में, वैरायटीज़ जो हैं ग्रो की जाती हैं, रोबस्टा और अरेबिका। ठीक है, अरेबिका जो है ये यमन से वैरायटी भारत आई थी। ठीक है, इनिशियली इनका जो कल्टीवेशन है वो बाबा बुडान हिल जो कि कर्नाटका में है, यहाँ पे कन्फाइंड था। इवन आज भी अगर देखा जाए तो इनका कल्टीवेशन नीलगिरीज़ में कन्फाइंड है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो डिफरेंट जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। द साइंस एंड आर्ट ऑफ डेवलपमेंट सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड डेकोरेटिव इंडोर प्लांट्स। बेसिकली फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स या जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनका जो कल्टीवेशन किया जाता है इसी को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्लियर है, इंडिया यहाँ पे भी भैया सेकंड नंबर पे आता है फ्रूट और वेजिटेबल के कल्टीवेशन के मामले में, चाइना पहले नंबर पे आता है। इंडिया जो है इट इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। बहुत सारे तरह तरह के फल, फूल, सब्जियां भारत में ग्रो किए जाते हैं और उनमें से कुछ जो हैं काफ़ी फेमस हैं, स्पेसिफिक स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, जो कि जैसे कि आपसे बात की जा रही है यहाँ पे मैंगोज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, सभी ने नाम सुना होगा अल्फांसो आम का। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो आम है मलिहाबाद क्षेत्र का भैया, वो भी काफ़ी फेमस है। ठीक, ऑरेंजेस फ्रॉम नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बनानास फ्रॉम केरला एंड मिज़ोरम। ठीक, लीची एंड गुआवा फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइन एप्पल्स फ्रॉम मेघालय, ग्रेप्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली इन एरियाज़ से ये चीज़ें फेमस हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये हमको मोस्ट ऑफ द टाइम मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दे दिया जाता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं नॉन फूड क्रॉप्स में। तो नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहले बात की गई है रबर की। रबर को जो है किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है वो आपको पहले यहाँ बताया जा रहा है कि रबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पैरा रबर ट्री। पैरा रबर ट्री जो होता है उसका जो लेटेक्स होता है, लेटेक्स क्या होता है भैया, तो लेटेक्स एक स्टिकी मिल्की वाइट फ्लूइड होता है जो कि जब आप एक कट मार्क लगाते हैं बार्क में रबर ट्री के,
उससे जो फ्लूइड बाहर निकलता है उसको टैप कर लिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई ये बार्क ऑफ द ट्री में एक कट मार्क बनाया गया, कट किया गया और उससे ये लेटेक्स बाहर निकल रहा है और उसी को यहाँ पे कलेक्ट करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट स्पेशल कंडीशंस में इसको जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो किया जा सकता है। इसके अलावा इसको मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होती है। रेनफॉल की अगर बात करें तो मोर देन 2 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन रिक्वायर्ड होती है। टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। ठीक है, कई सारी चीज़ें रबर से बनाई जाती हैं, जैसे टायर्स हो गए, है ना। इसके अलावा मेनली जो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका स्टेट में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला जो हमारा नॉन फूड क्रॉप है वो है कॉटन, फाइबर क्रॉप इवन हम इसे कहेंगे कि फाइबर क्रॉप है ये। ठीक है, इंडिया को ओरिजिनल होम माना जाता है कॉटन प्लांट का और मेन रॉ मटेरियल है ये भैया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का चाइना के बाद। इसके अलावा कॉटन जो है, जो ड्रायर पार्ट्स हैं या जो ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन है, ठीक है, डेक्कन प्लेटू का, वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, लाइट रेनफॉल या इरिगेशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज़ कितने चाहिए होते हैं। इसके अलावा ब्राइट सनशाइन फॉर द ग्रोथ। खारिफ क्रॉप है ये और 6 से 8 महीने का समय लगता है मैच्योर होने के लिए। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कॉटन बॉल्स हमें दिखाए जा रहे हैं, कॉटन प्रोडक्ट कल्टिवेशन कैसे होता है वो देख पा रहे हैं। जूट की बात करेंगे तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है? एक्सपेंसिव होने की वजह से भैया, क्योंकि भारत में प्रोडक्शन कम होता है। और आगे की बात करते हैं कि जूट जो है क्या कंडीशंस होती हैं, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल रिक्वायर होता है। इसके अलावा वेल ड्रेन्ड सॉइल कह लें या जो फ्लड प्लेन्स हैं जो हर साल रिन्यू होते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा ये सब कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। यूज़ किया जाता है गनी बैग्स बनाने के लिए, मैट, रोप, यान, कारपेट या दूसरे आर्टिफैक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाई कॉस्ट की वजह से जो है कैरेट इज़ लूजिंग इट्स मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। इसको सिंथेटिक फाइबर्स ने रिप्लेस किया है ज़्यादा महंगा होने की वजह से। ठीक है, पैकिंग मटेरियल के रूप में, स्पेशली अगर देखा जाए तो नायलॉन। टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। बेसिकली ये टॉपिक बताता है कि क्या अभी तक टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन द कंट्री। ठीक है, तो एक एक करके इन सारे रिफॉर्म्स को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि भाई जो एक मान ले गांव में एक किसान की जो भी खेती की ज़मीन है वो अलग अलग जगह पे है, तो उसे एक साथ लाना। ठीक है, जिससे उसके लिए जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कंसोलिडेशन की बात हम लोग यहाँ कलेक्टिवाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम जो भारत में एग्जिस्ट करता था बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था, तो उसको ख़त्म करके भी खेती में सुधार हुआ है। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म जो था ये मेन फोकस बनाया गया था भाई फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। इसके अलावा हम कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में। प्रोविज़न ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन या किसी भी रीज़न से अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिससे बेनिफिट ऑब्टेन किया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन रूरल एरियाज़, ताकि फार्मर्स को यहाँ पे लोन फैसिलिटीज़ अवेल कराई जा सकें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करना, ठीक है, जिससे जो इनिशियल एक्सपेंसेस हैं वो मीटअप हो सकें आसानी से। और जो भी केसीसी होल्डर्स होते हैं उन्हें एक स्कीम का बेनिफिट मिलता है जिसका नाम है PAIS स्कीम, यानी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी उन्हें मिलती है। इसके अलावा वेदर बुलेटिन्स वगैरह स्पेशली चलाए जाते हैं रेडियो, TV के ऊपर। एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं फार्मर्स के लिए, ठीक है, जिससे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का डिक्लेरेशन, MSP का डिक्लेरेशन अलग अलग क्रॉप्स के लिए
ये भी एक काफ़ी अहम कदम है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसने एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग भूदान और ग्रामदान मूवमेंट की। तो सबसे पहले ये जो मूवमेंट है भाई, भूदान और ग्रामदान, इसको इनिशिएट करने का काम विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे जो कि बहुत ही ज़्यादा भाई डिवोटेड डिसिपल कहे जाते हैं महात्मा गांधी के, और इन्हें इवन स्पिरिचुअल हायर भी माना जाता है गांधी जी का। तो इन्होंने पहले हमारी एनसीईआरटी बुक में जो कंटेंट है हम उसको पढ़ ले रहे हैं, और फिर इन दोनों को हम अलग अलग एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे वो भी आपको अभी समझाया जाएगा। तो पहले एनसीईआरटी का कंटेंट कवर कर लेते हैं कि भाई ही अंडरटूक अ पद यात्रा, एक पद यात्रा इन्होंने पूरे देश भर में, पूरे देश का में ये जा कर के घूमते हैं, पद यात्रा निकालते हैं। और गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट था उसको समझाने के लिए लोगों को ये पद यात्रा इन्होंने शुरू की थी। ठीक, इसी पद यात्रा के दौरान एक पर्टिकुलर इंसिडेंट यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मेंशन किया गया है कि भाई आंध्र प्रदेश में जब ये होते हैं पोचमपल्ली विलेज में, तो यहाँ पे जब ये स्पीच डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसी समय कुछ लैंडलेस पीजेंट्स इनके पास आते हैं और इनसे ज़मीन अपने लिए डिमांड करते हैं। तो विनोबा भावे जो हैं यहाँ पे उन्हें कहते हैं कि भाई इमीडिएटली तो वो प्रॉमिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास खुद तो ज़मीनें नहीं थी कि वो दे देते उन्हें। ठीक है, बट उन्होंने कहा कि भाई वो गवर्नमेंट से इसको लेकर के बातचीत करेंगे और उन्हें ज़मीनें दिलवाएंगे। उस तभी क्या होता है, एकदम से एक व्यक्ति वहाँ पे जो हैं खड़े होते हैं जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी, और उन्होंने 80 एकड़ जो ज़मीन थी अपनी वो दान करने के लिए वो आगे आते हैं। ठीक है, और 80 जो लैंडलेस विलेजर्स थे उनमें उन्होंने अपनी ज़मीन दान कर दी। और ये इस पर्टिकुलर एक्ट से, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से ही भूदान की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके बाद कई सारे ज़मींदार या जो ओनर्स थे, इवन जो विलेजेस के ओनर्स थे, जैसे कि पहले आप याद करें ज़मींदार ताल्लुकदार वगैरह हुआ करते थे जिनके अंडर में पूरे पूरे गांव आया करते थे। ठीक है, तो उनको डोनेट करना उन्होंने शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया विलेजेस अमंग जो लैंडलेस पीजेंट्स थे उनके बीच में। और इसी कॉन्सेप्ट को, ये मतलब एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट था भूदान का ही, जिसे ग्रामदान का नाम दिया गया। भूदान ग्रामदान मूवमेंट जिसको हमने कहा कि भाई इनिशिएट किया था विनोबा भावे ने, इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन, इसकी बात हम आगे अभी करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले कि विनोबा भावे कौन है। तो विनोबा भावे एक इंडियन एडवोकेट हैं नॉन वायलेंस के और ह्यूमन राइट्स के। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़े प्रचारक समर्थक हैं नॉन वायलेंस के और ह्यूमन राइट्स के। इन्हें आचार्य के नाम से काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, और भूदान मूवमेंट के लिए इनका जो है इनको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ठीक, इनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल जो हायर है महात्मा गांधी के, उस रूप में भी इन्हें जाना जाता है। एक काफ़ी जाने माने फ़िलासफ़र भी हैं। इसके अलावा गीता को मराठी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम भी इन्होंने किया, जिसका टाइटल था गीताई। ठीक है, भूदान मूवमेंट की अगर बात करें कि अगर हमें लिखना हो, बोर्ड में आंसर लिखना हो, कॉपी में आंसर लिखना हो, तो क्या लिखेंगे? तो भाई ये एक वॉलेंट्री लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था इंडिया में, जिसकी शुरुआत जो गांधी जी के जो डिसिपल थे विनोबा भावे उन्होंने की थी 1951 में पोचमपल्ली विलेज से इसकी शुरुआत होती है। और भूदान मूवमेंट जो था ये एक अटेम्प्ट था लोगों को परसुएट करने का, जो वेल्दी लैंड ओनर्स हैं, ठीक है, ताकि वो वॉलेंटियरली अपनी इच्छा से जो ज़्यादा ज़मीन है उनके पास, उसको जो लैंडलेस पीजेंट्स हैं उनको दान करें। ठीक है, लैंडलेस जो लेबरर्स थे उन्हें स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड दे दिए जाते थे, जिससे वो सेटल हो सकें, क्रॉप अपनी ज़रूरत भर का क्रॉप ग्रो कर सकें। इवन इसको लेकर के एक एक्ट भी लाया जाता है। ठीक है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो बेनिफिशियरी है उसके पास ये उस ज़मीन को, जो दान की गई ज़मीन हो, उसे आगे वो बेच ना सके। ठीक है, या फिर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ ना करे। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, सेक्शन 25 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट भूदान एक्ट कहता है कि जो बेनिफिशियरी है ही शुड नॉट यूज़ द लैंड फॉर, ही शुड यूज़ द लैंड ओनली फॉर सब्सिस्टेंस कल्टिवेशन, यानी जो ज़मीन उसे दान की जा रही है भूदान आंदोलन के अंतर्गत, वो सिर्फ सब्सिस्टेंस यानी सर्वाइवल के लिए, कल्टिवेशन के लिए ही यूज़ करेगा। अगर जो ओनर है वो ज़मीन को कल्टिवेट करने में, ज़मीन पे खेती करने में फेल रहता है 1 साल तक, ठीक है, या फिर उसे नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए वो यूजेज में लेता है, तो गवर्नमेंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके पास ये राइट होगा कि वो ज़मीन को वापस से कॉन्फिस्केट कर ले।
ठीक है। ग्रामदान की बात करेंगे तो ग्रामदान जो है ये भूदान का ही एक वाइडेंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि 1952 द मूवमेंट भूदान मूवमेंट जो है इट वाइडेंड इनटू अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामदान, यानी विलेज इन गिफ्ट या डोनेशन ऑफ एंटायर विलेज। और इवन ऐसा होता भी है, कई सारे जो ज़मींदार थे, ताल्लुकदार थे, जागीरदार थे, जिनके पास पूरे पूरे गांव होते हुआ करते थे, वो उन्होंने उस गांव की ओनरशिप छोड़ दी और जो उस गांव में जो रहने वाले लोग थे उसमें उन गांव की ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है विद कॉमन ओनरशिप ऑफ लैंड, इस कॉन्सेप्ट के साथ इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहला विलेज जो ग्रामदान जहाँ से शुरुआत हुई थी ग्रामदान की, उसका नाम था मंगरोट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, ठीक है। ग्रामदान मूवमेंट जो है यहाँ पे अर्ज करता है विलेजर्स से टू डोनेट देयर लैंड टू अ विलेज काउंसिल, जो कि सारी ज़मीन को मैनेज करेगी और वापस से डिस्ट्रीब्यूट करेगी लोगों के बीच में, ठीक। इसमें जो है एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स पूलिंग अप ऑल द लैंड, सारी ज़मीन को एक साथ पूलअप कर लेना। अब पूलअप करने का मतलब कोई भाई आटा दाल चावल नहीं है कि हम उसे आपस में मिला लेंगे। इट इज़ पूलिंग अप का मतलब है कॉमन ओनरशिप, जिससे सारे लोग जो इंडिविजुअल ओनर्स हैं वो ओनरशिप गिव अप कर देंगे और ज़मीन वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ताकि एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का इंश्योर किया जा सके, ठीक है। अब आखिरी सवाल पे आ जाते हैं कि वाई भूदान एंड ग्रामदान इज़ कॉल्ड ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए हम दो रीज़न्स बता सकते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन था इट इंस्पायर्ड द लार्ज लैंड ओनर्स एंड ज़मींदार्स टू वॉलंटियरली डोनेट अ पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द लैंडलेस पीजेंट्स एंड इट डिड नॉट इन्वॉल्व एनी ब्लडशेड और वायलेंस लाइक एनी अदर रेवोल्यूशन। जैसे कि जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ वायलेंस, कुछ ब्लडशेड इन्वॉल्व होता है, जबकि ऐसा इस केस में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो ज़मींदार्स हैं, ताल्लुकदार्स हैं, या जो भी लोग हैं, बड़े लैंड ओनर्स हैं, वो अपनी ज़मीनें जिन गरीब लैंडलेस पीजेंट्स को दान कर रहे हैं, तो दे आर नॉट ब्लड रिलेटेड टू ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, ठीक है। ये इसलिए भी इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जा सकता है, ठीक है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, कीप वॉचिंग more and more videos from social science. That's all for now.